एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रजिया, ये बुर्का उतार कर मुझे दो, जल्दी करो। रजिया हैरत से बोली, खैरियत? समीना बोली, खैरियत ही नहीं है, जल्दी करो। समीना अपना बुर्का पहने हुए थी, शाहपरी भी चादर ओढ़े खड़ी थी। रजिया ने अपना बुर्का उतार कर समीना के हवाले किया। समीना ने बुर्का लपेट कर प्लास्टिक के एक थैले में ठूंस लिया और बाहर आ गई। कोठी से निकलने से पहले उसने तुफैल को भी साथ ले लिया। उनके पास आजकल कोई गाड़ी नहीं थी, वो रिक्शे टैक्सियों पर ही सफर कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्हें किसी गाड़ी की जरूरत थी। समीना ने तुफैल को इस जरूरत से आगाह किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला ही नहीं है समीना बीबी, आप लोग उधर की गली से निकलकर मेन रोड पर मेरा इंतजार करें, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तुफैल बाईं तरफ मुड़ गया और रजिया और शाहपरी दाएं तरफ की गली में मुड़ गईं। मेन रोड पर पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गईं। उन्हें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। नीले रंग की एक कार उनके करीब आकर रुकी तो स्टीयरिंग के सामने तुफैल को देखकर समीना ने जल्दी से दरवाजा खोला और दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं। तुफैल ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुफैल ने सामने वाला आईना एडजस्ट करते हुए पूछा, कहाँ जाना है समीना बीबी? समीना बोली, अस्पताल, रिहायशी इलाके में। वैसे ये गाड़ी कहाँ से मिली? तुफैल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गली में खड़ी थी। समीना बोली, अगर गाड़ी की गुमशुदगी का पता चल गया तो? तुफैल ने उसकी बात काट दी। बोला, पता नहीं चलेगा समीना बीबी, इसलिए कि ड्राइवर भी गाड़ी की डिक्की में मौजूद है। उसका मुंह और हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो बेचारा किसी को क्या बता सकता है। समीना ने मजीद कोई बात न की। तकरीबन 40 मिनट में वो अस्पताल पहुंच गए। तुफैल गाड़ी को रिहायशी इलाके वाले गेट के अंदर लेता चला गया और फिर समीना की हिदायत पर उसने गाड़ी रजिया के क्वार्टर के सामने इस तरह रोकी कि उसका पिछला दरवाजा क्वार्टर के दरवाजे के ऐन सामने था। पड़ोस वाले क्वार्टर के सामने कुछ लोग जमा थे। समीना को समझने में देर न लगी कि यहाँ रफीक के बारे में पता चल गया है। वो कार से उतर आई। समीना ने दरवाजा खटखटाया तो चंद सेकंड के बाद ही दरवाजा खुल गया। उनके अंदर दाखिल होते ही रजिया ने दरवाजा बंद कर लिया। समीना कमरे में दाखिल होते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि लाश की शनाख्त हो गई है। नर्स रजिया ने बताया, हाँ, अस्पताल का पूरा स्टाफ उसे जानता है, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि रफीक की बीवी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद 8 बजे गांव चली गई थी। वो शाम तक वापस आएगी। समीना ने पूछा, तुम पर तो किसी को शुबा नहीं हुआ? रजिया ने कहा, अभी नहीं। समीना बोली, हम शारिक को यहाँ से ले जा रहे हैं, तुम भी अपनी जरूरी चीजें समेट लो और हमारे साथ चलो। रजिया ने कहा, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, अगर मैं गायब हो गई तो मुझ पर शुबा किया जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही बेहतर है। समीना बोली, पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका जिस हवेली से रफीक की लाश बरामद हुई है उससे शारिक का कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द ये मालूम कर लेगी कि रफीक उस हवेली में किस तरह पहुंचा। और ऐसी सूरत में रजिया ने उसकी बात काट दी। बोली, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, शारिक को यहाँ से लेकर निकल जाओ। शारिक ने कहा, मेरा ख्याल है रजिया ठीक कह रही है, रजिया का यहाँ से जाना ठीक नहीं, यहाँ रहकर ये हालात पर निगाह तो रख सकती है। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलने के लिए तैयार हो जाओ। और रजिया, तुम अपने आप को तन्हा मत समझना, अगर तुम्हें जरा भी शुबा हो कि तुम्हारा नाम इस मामले में लिया जाएगा तो फौरन गुलबर्ग वाली कोठी आ जाना। रजिया ने कहा, ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो। शारिक उठकर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से पिस्तौल भी निकालकर कमीज के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। समीना ने थैले में से बुर्का निकाल लिया। बोली, लो, ये बुर्का पहन लो, इसके बगैर तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। शारिक मुस्कुराया, बोला, ये वक्त भी आना था कि मुझे बुर्का पहनना पड़े। समीना ने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया और शारिक को बुर्का पहनने में मदद दी। इस दौरान रजिया ने हर वो निशान मिटा दिया जिससे शारिक की यहाँ मौजूदगी साबित होती थी। उसने शारिक की दवाएं भी एक थैले में डालकर शाहपरी के हवाले कर दी। पिछले 10-12 दिन मुकम्मल आराम की वजह से शारिक की टांग खासी बेहतर हो गई थी। वो बगैर सहारे के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गाड़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रजिया ने दरवाजा खोला तो अपनी माँ और बहन को देखकर वो किसी कदर गड़बड़ा गई। शारिक के चेहरे पर निकाब गिरा हुआ था, जबकि समीना और शाहपरी की सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। रजिया ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी सहेलियां हैं अम्मा, बहुत देर से आई हुई थीं, बस वापस जा रही हैं, आप अंदर चलकर बैठिए, मैं इन्हें रुखसत करके आती हूँ। रजिया की माँ और बहन कमरे में चली गईं। पहले शाहपरी दरवाजे से निकलकर सामने खड़ी हुई कार में बैठी, फिर शारिक गाड़ी में घुस गया और आखिर में शारिक के साथ समीना बैठी। रजिया कार की खिड़की पर झुकी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी।
तुफैल ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया और जब गाड़ी हरकत में आई तो रजिया सीधी होकर हाथ हिलाने लगी। गाड़ी मुड़कर गेट की तरफ चली गई। रजिया ने रफीक के क्वार्टर के सामने खड़े हुए लोगों की तरफ देखा। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उन लोगों के पास 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। एक आदमी ने रजिया के क्वार्टर की तरफ इशारा किया और पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगे। रजिया दरवाजे में दाखिल होना चाहती थी कि एक पुलिस वाले ने आवाज देकर उसे रोक लिया। रजिया मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन पुलिस वालों में एक एएसआई था और दूसरा हेड कांस्टेबल। एएसआई उसके करीब आकर बोला, माफ कीजिए सिस्टर, आपके पड़ोस में रहने वाली नर्स साइमा, क्या आप उन्हें जानती हैं? रजिया ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, अजीब सा सवाल किया है आपने। हम दोनों एक दूसरे की पड़ोसने हैं और एक ही जगह काम करती हैं, फिर न जानने का क्या सवाल? एएसआई बोला, मेरा मतलब है आप बता सकेंगी कि सिस्टर साइमा कहाँ गई हुई हैं और कब तक वापस आएंगी? रजिया बोली, वो सुबह 7 बजे मेरे साथ ही ड्यूटी से वापस आई थी, शायद गांव गई होगी अपने घर वालों से मिलने, शाम तक आ जाएगी। एएसआई बोला, कौन से गांव? रजिया बोली, उसके वालिद लखोडेर में रहते हैं, लेकिन घर का पता मुझे मालूम नहीं। एएसआई बोला, लखोडेर तो बहुत बड़ा गांव है, बल्कि एक छोटा सा शहर है। एड्रेस के बगैर किसी को तलाश करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये तो आपको पता चल गया होगा कि साइमा के शौहर रफीक का इंतकाल हो गया है। उसकी लाश यहाँ से मीलों दूर एक हवेली के कुएं से मिली है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इसे कत्ल भी कहा जा सकता है। आप तो इनके पड़ोस में रहती हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? रजिया बोली, आपको और भी बहुत से लोगों ने बताया होगा कि रफीक निखट्टू था, अपनी बीवी की कमाई पर पल रहा था, बीवी को मारता पीटता भी था और दूसरी औरतों के पीछे भी भागा फिरता था। एएसआई बोला, क्या आपके ख्याल में उसकी मौत में बीवी का हाथ हो सकता है? रजिया बोली, मैं ऐसा नहीं समझती। साइमा का शुमार ऐसी औरतों में होता है जो शौहरों का जुल्म तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन एहतजाज नहीं करती। वैसे भी वो रात को ड्यूटी पर थी। एएसआई बोला, अभी मुझे पता चला है कि रफीक का आपसे भी मिलना जुलना था। रजिया बोली, जी हाँ, बस कभी कभार आते जाते गपशप हो जाती थी। एएसआई बोला, आपसे उसकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? रजिया बोली, कल शाम को जब मैं ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली तो वो अपने दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। अलबत्ता सुबह ड्यूटी से वापस आने के बाद मैं सो रही थी कि इन्हीं क्वार्टर में रहने वाले एक आदमी ने जगाकर बताया कि रफीक की लाश मिली है और उसकी बीवी साइमा घर पर नहीं है। वो कुछ देर खामोश हुई, फिर बोली, अब मैं इजाजत चाहूंगी ऑफिसर, मेरी वालिदा और बहन आई हुई हैं, मुझे शायद उनके साथ घर जाना पड़े। एएसआई ने कहा, ठीक है, आपका शुक्रिया, और वो दोबारा उस तरफ चला गया जहां अब भी मोहल्ले के लोग खड़े थे। रजिया ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में माँ और बहन के पास आ गई। वो सब शारिक वाले कमरे में जमा थे। उन्हें कोठी में छोड़ने के बाद तुफैल उस गाड़ी को उस इलाके से बहुत दूर छोड़ाया था। कार का मालिक बंधा हुआ डिक्की में पड़ा हुआ था। तुफैल ने उसके हाथ पैर तो नहीं खोले थे, अलबत्ता डिक्की का ढकना खोल दिया था ताकि उधर से गुजरने वाला कोई शख्स उसे देखकर बंदिशों से आजाद कर दे। वो तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आया और उसने समीना को बताया कि गाड़ी उसने कहाँ छोड़ी थी। शारिक को समीना वाले कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया गया। नौलखा भी उसी कमरे में आ गया था। रजिया उनके लिए चाय बना लाई थी। शारिक ने रजिया और माँ जी को अगरचे हर मामले से अलग रखा था, लेकिन कुछ अरसे से सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि वो रजिया से कोई बात पोशीदा नहीं रख पा रहा था। रजिया महज बातों की हद तक उनकी शरीक थी। अमली तौर पर शारिक उसे कभी आगे नहीं लाया था और न ही वो ऐसा चाहता था। बातों की हद तक वो उस वक्त भी उनकी शरीक थी। गुफ्तगू का मौजू वो हवेली ही थी। शारिक ने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाजी के आदमी उस हवेली तक कैसे पहुंचे? समीना ने कहा, मुझे इंस्पेक्टर उस्मान ने बताया था, हाजी ने मजीदे को अपने साथ मिला लिया है। मजीदे ने यह शुबा जाहिर किया था कि उस इलाके में शारिक का कोई खुफिया ठिकाना हो सकता है। उन्होंने वो हवेली तलाश कर ली। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उस्मान से होने वाली गुफ्तगू की तफसील से आगाह करने लगी। शारिक उसके खामोश होने पर बोला, ठीक है। हाजी के आदमी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने कुएं में पड़ी लाश के बारे में तो पुलिस को बता दिया, असलहे और हेरोइन के बारे में क्यों नहीं बताया? नौलखे ने कहा, कैसे बता सकता था शारिक बाबू, ये असलहा और हेरोइन ही तो उसका ईमान है। करोड़ों के उस माल के बारे में वो पुलिस को कैसे बता सकता है? शारिक बोला, उसने अभी तक पुलिस को ये नहीं बताया कि इस हवेली से हमारा कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस जल्द ये मालूम कर लेगी। रफीक की लाश हवेली के कुएं से मिली है। रफीक अस्पताल की एक नर्स का शौहर था और मैं जख्मी हालत में अस्पताल से फरार हुआ था। पुलिस ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगी कि रफीक का उस हवेली से क्या ताल्लुक हो सकता है। पुलिस की तहकीक किसी एक जगह नहीं रुकती। तहकीक और तफ्तीश का दायरा मजीद वसी होगा तो बात नर्स रजिया तक पहुंचेगी और इस तरह वो खतरे में पड़ जाएगी। समीना बोली, वैसे मैंने तो कहा था कि इस जंजाल में पड़ने की बजाय हमारे साथ ही निकल चले, लेकिन तुमने ही मेरी बात की मुखालफत की थी। शारिक बोला, रजिया ने वैसे ठीक ही कहा था कि उसका गायब हो जाना उसे मुश्तबा बना देगा। पुलिस अगर रफीक का हवेली से कोई नाता कायम करेगी तो ये शुबा तो जरूर किया जाएगा कि शारिक वार्ड से फरार होकर अस्पताल की हुदूद में किसी जगह रूपोश रहा था।
ये जरूरी नहीं कि पुलिस वाले सीधे रजिया के पास पहुंच जाएं। हवेली के कुएं से रफीक की लाश मिली है तो पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसका शारिक से कोई ताल्लुक था। पुलिस यकीनन इस नतीजे पर पहुंचेगी कि रफीक ही ने शारिक को पनाह दी थी और उसे कहीं छुपा रखा था। फिर वो किसी तरह शारिक को वहां से निकालकर उस हवेली में ले गया होगा। वहां उसका शारिक या उसके साथियों से झगड़ा हुआ होगा जिस पर उन्होंने रफीक को बांध कर कुएं में फेंक दिया। रफीक और शारिक का ताल्लुक जोड़ने के बाद पुलिस रफीक की बीवी को परेशान करेगी। ज़िमनी तौर पर हो सकता है रजिया समेत दूसरे पड़ोसियों से भी राब्ता कायम किया जाए, लेकिन वो बराह रास्त किसी पर शुबा नहीं कर सकते। समीना ने उसके खामोश होने पर कहा, ये तो खैर अलग बहस है, लेकिन एक बात तय है कि हाजी ने हमें चपत लगा दी है। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने चपत लगाई है, मैं उसे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि वो नाच कर रह जाएगा। समीना ने उसे घूरा, बोली, तुम अभी कई रोज तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। हाजी को ये थप्पड़ मैं लगाऊंगी, तुम आराम से बैठे रहो। अब मेरा काम देखो कि मैं क्या करती हूँ। वो चंद लम्हे खामोश हुई, फिर बोली, चंद रोज में ही हाजी अगर तुम्हारा नाम न भूल जाए और मेरे नाम की दुहाई न देने लगे तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन पहले एक बात बताओ। शारिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, बोला, पूछो। समीना ने कहा, इंस्पेक्टर उस्मान की तस्वीरें तुम्हारे पास मौजूद हैं या ज़ाया कर दी? शारिक ने उसे घूरा, बोला, तस्वीरें भी हैं और नेगेटिव भी, लेकिन उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? समीना बोली, वो बड़े काम का आदमी है और मैं उससे कुछ और काम लेना चाहती हूँ। बहरहाल अब ये मौजू खत्म, अब किसी और मौजू पर कुछ बातें हो जाएं। और फिर वाकई इस मौजू पर उन्होंने मजीद कोई बात न की। दोपहर का खाना खाने के बाद वो ताश लेकर बैठ गए और शाम 6 बजे तक ताश खेलते रहे। इस दौरान समीना ने 2-3 मरतबा इंस्पेक्टर उस्मान को फोन किया था, लेकिन उससे राब्ता न हो सका था। 7 बजे के करीब इंस्पेक्टर उस्मान फोन पर मिल गया। समीना ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ उस्मान, आज रात 8:30 बजे माल रोड पर शीजान में मेरा इंतजार करना। उस्मान बोला, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें हाजी के बारे में कुछ बातें भी बताना है। समीना बोली, तमाम बातें मुलाकात पर होंगी। ये कहते हुए उसने फोन बंद कर दिया। उसने शौपरी से तैयार होने को कहा और फिर खुद भी कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और कपड़ों वाली अलमारी खोल ली। कई रोज पहले उसने अनारकली से 2-3 साड़ियां खरीदी थीं और ब्लाउज वगैरह सिलवाए थे, लेकिन उसके बाद हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया था कि वो साड़ी का शौक पूरा नहीं कर सकी और आज वो साड़ी पहनने के मूड में थी। पेटीकोट और ब्लाउज पहनने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने होंठों के दाएं किनारे के करीब मसूर के दाने के बराबर एक तिल भी बना लिया जो खूब जच रहा था। मेकअप करके उसने दराज में से सफेद शीशों वाली एक ऐनक भी निकाल कर आंखों पर लगा ली। फ्रेम बहुत खूबसूरत था। फिर उसने साड़ी पहनी और कद्दे आदम आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगी। हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बेहद हसीन लग रही थी। समीना ने अपना हैंडबैग उठाकर उसमें रखी हुई चीजें चेक की, फिर मेज की दराज से कुछ रकम और पिस्तौल निकालकर बैग में रखा और बैग का स्ट्रैप कंधे से लटकाकर कमरे से बाहर आ गई। जब वो शारिक के कमरे में दाखिल हुई तो वो भी उसे देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, चकरा गए ना? शारिक ने उसके सराफे का जायजा लेते हुए कहा, इस वक्त तो मैं वाकई चकरा गया था। इस रूप में पहली मर्तबा देखा है तुम्हें। समीना मुस्कुराई, बोली, औरत के कई रूप होते हैं, तुम मेरे कई रूप देख चुके हो, अब देखना इस रूप में मैं क्या गुल खिलाती हूँ। शारिक ने पूछा, कहाँ जा रही हूँ? समीना बोली, मैंने इंस्पेक्टर उस्मान को 8:30 बजे शीजान में वक्त दिया है। शाहपरी मेरे साथ जा रही है, वापसी पर देर हो जाए तो परेशान मत होना। इस दौरान शाहपरी भी वहां आ गई। उसने अगरचे शलवार सूट पहना था, लेकिन बालों के बदले हुए स्टाइल से उसमें खासी तब्दीली आ गई थी। कोठी से निकलकर मेन रोड पर आते ही उन्हें टैक्सी मिल गई थी और जब वो शीजान के सामने टैक्सी से उतरी तो ठीक 8:30 बज रहे थे। वहां पर उस वक्त बड़ी चहल पहल थी, खुसूसन शीजान के सामने तो बड़ी रौनक थी। रेस्टोरेंट के सामने भी कुछ बेफिक्रे खड़े सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए गपशप कर रहे थे। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बड़ा ख्वाबनाक था। मध्यम रोशनियां थीं। मरकजी दरवाजे से चंद कदम आगे शीशे का बहुत बड़ा एक्वेरियम था जिसमें रंग बरंग मछलियां तैर रही थीं। तमाम मेजें भरी हुई थीं। हर मेज पर कोई न कोई औरत जरूर नजर आ रही थी। उनमें अधेड़ उम्र भी थी और जवान भी, लेकिन ज्यादा तादाद जवान लड़कियों की थी जिनका ताल्लुक ऐसे दौलतमंद घरों से था जिनमें रात को देर तक घर से बाहर रहने और बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने पर कोई बाज पुर्स नहीं होती थी। समीना एक्वेरियम के करीब रुककर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगी और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इंस्पेक्टर उस्मान शीशे के करीब वाली एक मेज पर बैठा हुआ था। वो अकेला ही था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। समीना ने उसे 8:30 का वक्त दिया था और उसे यकीन था कि वो 8 बजे से ही जहां बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। हॉल में बैठे हुए बहुत से लोग समीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे। वैसे रेस्टोरेंट्स में आमतौर पर लगे बंधे हुए गाहक ही आते हैं,
वहां बैठे हुए लोगों में अक्सरियत ऐसे ही ग्राहकों की थी और उन्होंने उन दो हसीनाओं को पहली बार देखा था। समीना ने शाहपरी को इशारा किया और वो दोनों नपे तुले कदम उठाती हुई उस्मान वाली मेज की तरफ आ गई। इंस्पेक्टर उस्मान भी उनकी तरफ देख रहा था। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। वो दोनों उसकी मेज के करीब रुक गईं। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, बोली, क्या हम यहाँ बैठ सकती हैं? इंस्पेक्टर उस्मान ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा, बोला, जरूर। उसकी आंखों में उलझन कुछ और गहरी हो गई और वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखने लगा। समीना बोली, आपको शायद किसी का इंतजार है? इंस्पेक्टर उस्मान बोला, जी हाँ, बस वो आने ही वाली है। समीना मुस्कुराई, यानी वो कोई खातून है? हो सकता है वो ना आए। इस वक्त तो हम आपके मेहमान हैं, एक नहीं दो हैं। हर मेज पर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम उनकी मेज पर बैठें। आप शायद उलझन महसूस कर रहे हैं। इंस्पेक्टर उस्मान खिसियाना सा हो गया, बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे दरअसल एक ऐसी खातून का इंतजार है। समीना ने उसकी बात काट दी, बोली, और गालिबन आप उसे पहचानते भी नहीं। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, जी ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं उसे। समीना ने कहते हुए ऐनक उतारी, बोली, फिर गौर से मेरी तरफ देखो मिस्टर उस्मान। इंस्पेक्टर उस्मान अपना नाम सुनकर उछल पड़ा। उसने गौर से समीना की तरफ देखा और फिर उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह, मैं वाकई तुम्हें नहीं पहचान सका मिस समीना। मैंने तुम्हें जब भी देखा जीन्स और टी शर्ट में देखा, बालों का स्टाइल भी मुख्तलिफ, इस लिबास में तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। और ये, वो सवालिया निगाहों से शाहपरी की तरफ देखने लगी। समीना ने उसका तारुफ करवाया, बोली, मेरी दोस्त है शाहपरी। इस वक्त तुम उसे देख रहे हो, कल ये तुम्हारे पास खड़ी होगी तो तुम इसे नहीं पहचान सकोगे। इंस्पेक्टर उस्मान के मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकला। उसने वेटर को इशारा करके कॉफी मंगवा ली। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो सरगोशियों में बातें करने लगे। वो लोग शीशे के साथ जिस मेज पर बैठे थे वहां से बाहर सड़क पर दूर तक देखा जा सकता था। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, हाँ, अब बताओ वो क्या बातें हैं जो तुम मुझे बताना चाहते थे? उस्मान बोला, हाजी ने पुलिस को ये इत्तला फराहम कर दी थी कि वो हवेली बहुत अरसे से शारिक के इस्तेमाल में थी। हवेली के कुएं से रफीक की लाश मिली है और रफीक साइमा नामी एक नर्स का शौहर है जो अस्पताल ही के क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। इसलिए पुलिस को शुबा ही नहीं बल्कि यकीन हो गया है कि शारिक को अस्पताल से फरार कराने में रफीक का हाथ था। हो सकता है वो पहले शारिक के लिए काम कर रहा हो या शारिक ने उसे दौलत का लालच देकर अपनी मदद के लिए आमादा किया हो। बहरहाल पुलिस को यकीन है कि वार्ड से फरार होने के बाद शारिक अस्पताल के किसी रिहायशी क्वार्टर में छुपा हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में नए खुदूत पर तफ्तीश शुरू कर दी है और अस्पताल के उन तमाम मुलाजिमीन से पूछगिछ शुरू कर दी है जो उस रात ड्यूटी पर थे। उनमें कुछ नर्सें भी शामिल हैं। रफीक की बीवी साइमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे रफीक और शारिक के बारे में पूछगिछ की जा रही है। समीना के मुंह से बेख्तियार निकला, ओ, साइमा बेगुनाह है, वो शारिक के बारे में कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, क्या तुम उसे जानती हो? समीना ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, लेकिन शारिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शारिक से तो रफीक का भी कोई ताल्लुक नहीं था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उसकी लाश हवेली के कुएं से कैसे मिली। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, हो सकता है पुलिस को उलझाने के लिए ये सारा ड्रामा हाजी ने रचाया हो और रफीक इत्तेफाक से उसके हाथ लग गया हो, जिसे हवेली में ले जाकर कुएं में फेंक दिया गया हो और पुलिस को इत्तला दे दी हो। समीना गहरा सांस लेते हुए बोली, खैर, अस्पताल के और कौन कौन से मुलाजिम शुबे की जद में हैं? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, 4-5 हैं। उस रात सर्जिकल वार्ड में रजिया नामी नर्स की ड्यूटी थी, उससे भी पूछगिछ की जा रही है और वार्ड बॉय से भी, जो उस रोज शाम की ड्यूटी पर आने के बाद फौरन छुट्टी पर चला गया था। पुलिस ने मुश्तबा लोगों के घरों की तलाशी भी ली है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे साबित हो सके कि शारिक यहाँ रह चुका है। समीना ने पूछा, हाजी के बारे में और क्या इत्तला है? इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, मजीदे के अलावा वो कुछ और पार्टियों को भी अपने साथ मिला रहा है ताकि सब लोग मिलकर शारिक और तुम्हें तलाश कर सकें। वो सब बेवकूफ हैं। वो समझते हैं कि हाजी उन पर मेहरबान होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि मतलब पूरा हो जाने के बाद हाजी उन सबको जूते मार कर भगा देगा। समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, अब एक और अहम बात, हाजी ने हवेली से जो माल निकाला है वो कहाँ रखा गया है? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, इकबाल टाउन वाली कोठी में। हाजी का ज्यादा वक्त आजकल उसी कोठी में गुजर रहा है। मैं भी हाजी के साथ चिपका रहता हूँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने उसके खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो गलत थी और अब मैं उसका वफादार हूँ। समीना ने पूछा, क्या ये कंफर्म है कि माल उसी कोठी में रखा गया है? इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसलिए कि जब हाजी को उस माल के बारे में इत्तला मिली थी तो उस वक्त भी मैं वहां मौजूद था और हाजी के साथ जो आदमी हवेली गए थे उनमें मैं भी शामिल था और वो ट्रक भी मैं ही चला कर लाया था जिस पर हवेली से माल लादा गया था। समीना बोली, वो माल कहीं और तो मुंतकिल नहीं हुआ? उस्मान बोला, नहीं, अभी वही है। समीना ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें एक और काम करना है। उस्मान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, वो क्या?
समीना ने कहा, एक गाड़ी चाहिए क्योंकि आजकल हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। उस्मान ने कहा, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो ले जाओ। समीना ने कहा, नहीं, कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे ट्रेस न किया जा सके। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, ये ऐसी ही गाड़ी है। तकरीबन 2 महीने पहले ये गाड़ी पुलिस ने डकैती के मुल्जिमान से पकड़ी थी। उसूली तौर पर इसे गुमशुदा गाड़ियों के पूल में जमा करवा देना चाहिए था, लेकिन ये गाड़ी अभी तक मेरे पास है। इसका कहीं इंतराज भी नहीं है। अगर कहीं पकड़ी भी गई तो ट्रेस नहीं हो सकेगी। समीना ने पूछा, तुम्हारा नाम तो नहीं आएगा? उस्मान मुस्कुराया, बोला, नहीं, ऐसी बहुत सी गाड़ियां पुलिस वालों के इस्तेमाल में हैं, उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। समीना बोली, ठीक है, मैं वो गाड़ी अभी ले जाऊंगी और कल रात 11 बजे तुम मुझे इचरा मोड़ पर मिलोगे। ठीक 11 बजे। इंस्पेक्टर उस्मान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, कोई खास बात? समीना बोली, हाँ, हाजी को यह बताना है कि शारिक और समीना से छीना हुआ माल आसानी से हजम नहीं हो सकता। वैसे इकबाल टाउन वाली कोठी में आमतौर पर कितने आदमी होते हैं? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, 3-4 तो हर वक्त मौजूद रहते हैं। समीना बोली, रात 11 बजे इचरा मोड़ पर आने से पहले तुम ये मालूम कर लोगे कि वहां कितने आदमी हैं? उस्मान बोला, तो क्या तुम? समीना ने उसकी बात काट दी, बोली, हाँ, फौरी जवाबी कार्रवाई से मैं हाजी को ये भी बावर करवाना चाहती हूँ कि हम गाफिल नहीं हैं। शारिक अगर जख्मी होकर पड़ा हुआ है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो बेदस्तुपा है। उस्मान ने कहा, ठीक है, मैं कल रात 11 बजे मुकर्रर जगह पर मिलूंगा। समीना बोली, तो ठीक है, अब चलना चाहिए। इंस्पेक्टर उस्मान ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और वो तीनों मेज से उठ गए। रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग अब भी समीना और शाहपरी की तरफ देख रहे थे। इंस्पेक्टर उस्मान की गाड़ी रेस्टोरेंट से 40-50 गज दूर खड़ी थी। वो तीनों गाड़ी की तरफ चलने लगे। वो सफेद रंग की निसान सेडान थी। उस्मान ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर समीना की तरफ बढ़ा दिया। वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मेरा मशवरा है कि तुम इस तरह आजादी से मत फिरा करो। वो मुस्कुराई, बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे नहीं पहचान सके तो कोई अजनबी क्या पहचानेगा। समीना ने दरवाजे का लॉक खोला। वो दरवाजा खोल ही रही थी कि फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। एक गोली इंस्पेक्टर उस्मान के बाएं बाजू पर लगी और वो चीख कर नीचे गिरा। समीना और शाहपरी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गईं। उन दोनों ने फौरन अपने अपने हैंडबैग से पिस्तौल निकाल लिए थे। इंस्पेक्टर उस्मान ने भी पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। फायरिंग सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई एक कार से की जा रही थी। फायरिंग से भगदड़ सी मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। शाहपरी और समीना वगैरह ने भी अपनी कार की आड़ से सामने वाली कार पर फायरिंग शुरू कर दी। उस कार में 3 आदमी थे। एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और 2 फायरिंग कर रहे थे। दोनों के पास पिस्तौल या रिवॉल्वर थे। जवाबी कार्रवाई होते देखकर वो कार हरकत में आ गई और तूफानी रफ्तार से रीगल चौक की तरफ चली गई। समीना ने उठते हुए पूछा, कौन थे ये? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, पता नहीं कौन थे। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। समीना बोली, और तुम? उस्मान बोला, मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ। समीना और शाहपरी गाड़ी में बैठ गईं। समीना ने इंजन स्टार्ट किया और एक जोरदार झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई।